हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है सौरभ सर क्लासेस में आप सबका। और आज की क्लास बहुत ही खास है। मैराथन क्लास हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, और एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ये मैराथन क्लासेस चलने वाली है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे। और नए मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों से रिपीटिव आ रहे हैं। तो मैं आज वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Which of the following text is considered the earliest धर्म शास्त्र? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीनतम धर्म शास्त्र माना जाता है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, यज्ञवाक्य स्मृति, जिसे हम हिंदी में याज्ञवल्क्य स्मृति कहेंगे, नारद स्मृति, जिसे हम नारद स्मृति के नाम से जानते हैं। अब पीछे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें अर्थशास्त्र तो आप आराम से आंसर कर देते हैं कि अर्थशास्त्र वह पुस्तिका है जिसमें चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर वो इम्पोर्टेंट गुरु जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कहलाते हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें उस समय के जो तत्कालिक समय था उस समय का सारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसमें किया गया है। इकोनॉमी हो, पॉलिटिकली हो, सब कुछ आपको अर्थशास्त्र में मेंशन होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बाकी इन तीनों के बारे में, यानी मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, नहीं, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति। इन तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है। पहले आंसर चेक कर लेते हैं। इनमें से वह कौन सा ग्रंथ है जो प्राचीनतम धर्म शास्त्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति को हम प्राचीनतम धर्म शास्त्र मानते हैं। तो लेट्स गेट इनटू इन अदर वे कि हम बाकी सबका भी डिस्कशन कर लेते हैं। मनुस्मृति का मतलब क्या है? मनुस्मृति, जिसे हम मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है, या ये कहे कि लॉ ऑफ मनु, ठीक है। प्राचीन काल में, जब भारतीय का हम वैदिक युग कह सकते हैं, उस समय जो कानून लिखे गए थे या जो कानून की किताब थी वो थी मनुस्मृति। ये इसमें लगभग 50 मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो सारे इंपॉर्टेंट लॉज वगैरह के बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, ये क्या है? नेक्स्ट इसके बाद जो बुक आती है वो आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सारी किताबें मेनली है क्या, उस टाइम पीरियड में जब एंशियंट टाइम पीरियड यानी वैदिक टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो सबसे पहला तो आया मनुस्मृति। सबसे पहले मनुस्मृति लिखा गया, यानी कि समाज में रहने के क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए। उसके बाद कानूनों की ही एक और रूपरेखा पेश की गई याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। इसमें क्या मेंशन किया गया? इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थी, 3 बुक्स, ठीक है। जैसे एक बुक में सोशल जितना भी नॉर्म्स होते हैं वो मेंशन किए गए, जो आपके क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या होना चाहिए। फिर आपका यदि आप कोई क्राइम करते हैं तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सारी मेंशन किया गया था याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। ये मनुस्मृति के बाद इसको लिखा गया है, जिसके लेखक यज्ञवाक्य ही हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आती है वो आती है नारद स्मृति। तो थर्ड नंबर पे नारद स्मृति आएगी, ठीक है। फर्स्ट मनुस्मृति, सेकंड पे आपका आएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, और थर्ड नंबर पे आपका आएगा नारद स्मृति, ठीक है। नारद स्मृति, इसमें सारे वर्सेस जो हैं, जो नारद जी आपने सुना होगा, नारद मुनि जो एक सेज है, एक साधु है, उनके सारे, उन पर जितने भी वर्सेस लिखे गए सारे नारद मुनि के उसमें है, मेंशन किए गए इस बुक में है। और ये बहुत ही कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट मैथोडिकल बुक है एंशियंट लॉज की। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन सब में एंशियंट टाइम पीरियड के लॉज के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पूछा नहीं गया है, यहाँ सिर्फ यही पूछा गया सबसे प्राचीनतम या सबसे अर्लीस्ट धर्म शास्त्र की बुक कौन सी है, तो वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट है द विष्णु पुराण रेफर्स टू विच एंशियंट इंडियन किंगडम एज द लैंड ऑफ द 100 सन। विष्णु पुराण में किस प्राचीन भारतीय राज्य को 100 पुत्रों की भूमि कहा गया था? क्या इसका आंसर पांचाल है, गांधार है, कुरु है या विदर्भ विदर्भ है?
तो पांचाल, गांधार, कुरु और विदर्भ। यदि आपने महाभारत देखा हुआ है तो आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं हम लोगों ने एंशियंट टाइम पीरियड जब पढ़ रहे थे तो हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। महाजनपदास, ठीक है, जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था। तो विष्णु पुराण जो है वो 100 पुत्रों की भूमि कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये है कुरुवंश, जिसमें आप दुर्योधन, दुशासन सुनते हैं ना। तो धृतराष्ट्र की जो संतान थी 100 संतानें थी। जब हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं तो हम उन्हें कुरुवंश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो आसान है। पांचाल, गांधार, विदर्भ ये सारे महाजनपद थे। पांचाल जो है इसका कई बार पूछा गया है। इसके कैपिटल के बारे में, पांचाल के कैपिटल क्या क्या है? पांचाल का कैपिटल है काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य। ओके, नेक्स्ट है आपका गांधार। गांधार का जो था तक्षशिला। और विदर्भ का कैपिटल है नागपुर। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। कैपिटल कई बार आते हैं महाजनपदास के। गांधार का है आपका तक्षशिला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन यानी कि चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण आपको कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से, कालीबंगन से, लोथल से या कोल्डीवाह से? इन चारों के चारों जो ये प्लेसेस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। कालीबंगन, लोथल, ये नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है। और कोल्डीवाह है एक न्यूलिथिक साइट। ठीक है, जहां पर सबसे पहले राइस का और जो फ्रेगमेंट्री बोन्स होते हैं उसका पता चला था। तो ये आप सारी चीजें यहाँ पर आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कालीबंगन क्या है? कालीबंगन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, आईवी का। और लोथल भी आपका आईवी का ही एक साइट है। कोल्डीवाह की बात करूं तो न्यूलिथिक साइट है। ठीक है, ये सब साथ साथ में आप लोग लिखते जाएंगे। और मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जो आपकी पैलियोलिथिक भी है, मेसोलिथिक भी है, न्यूलिथिक भी है। मतलब ये काफी टाइम पीरियड की साइट है, बहुत पुराने टाइम पीरियड की साइट है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन का सबसे पहले एक आपको यहाँ से मिल सकता है। राइस का कल्टीवेशन नहीं, यहाँ आपको कपास का यानी कॉटन का सबसे पहले जो पता चला था वो पता चला था मेहरगढ़ में, कॉटन का। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया? यहाँ राइस कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया। तो जहां मैंने अभी आपको बताया था कि कोल्डीवा जो एक न्यूलिथिक साइट है जहां सबसे पहले राइस, ठीक है, और फ्रेगमेंट्री बोन्स का पता चला था, फ्रेगमेंट्री बोन्स का। ओके, क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, Who among the following composed the ancient Tamil text Tirukkural? सो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अवैया जो है एक्चुअली कहा तो एक ग्रुप पोएट्स को जाता है, बट फिर भी ये उस टाइम पीरियड की एक पोएट है। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जिसमें आथिचोड़ी, कुंद्रई, वेंधन, ललवजी, मुदरई ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, जिसमें मुदरई पे क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, तो शी इज द राइटर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट आपके इलांगो अधिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक लिखा है शीला पतिकरम। ठीक है, शीला पतिकरम। ओके, जो कि ये कहा जाए कि तमिल लिटरेचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 एपिक्स हैं उनमें से एक है शीलापतिकरम, जो कि नैरेटिव सेंटर है। जो कणगी एक कैरेक्टर है, कणगी, ठीक है, और जो न्याय चाहती थी अपने पति के लिए, और उनके पति का नाम है कोवलन, लेकिन जिसे गलती से क्या दे दी जाता है? फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये वाली अगर स्टोरी आप जानेंगे तो वो मिलेगी आपको शीलापतिकरम में, ये बात ध्यान रखिएगा। शीलापतिकरम में वो वाली स्टोरी है आपकी, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, शीलापतिकरम, जिसमें आपके कनगी वाला जो है पूरा स्टोरी है। कनगी जहां पर अपने हस्बैंड को बेगुनाह साबित करना चाहती है, और उसका हस्बैंड जो है, कनगी आपका वाइफ है, और आपके हस्बैंड जो है, कनगी के हस्बैंड, वो है कोवलन। ठीक है,
ये जो स्टोरी है ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है क्लासिकल तमिल टेक्स्ट को कंप्राइज करते हैं, जिसमें लगभग वो 1330 कपलेट लिखते हैं और अलग अलग सेक्शन में भी डिवाइड करते हैं। और ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तिरुकुलर लिखते हैं। ठीक है, तिरुकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन आता रहता है, तो ये कर लीजिएगा। कंबड़ की बात अगर हम करते हैं तो कंबड़ जो है वो तमिल जो रामायण है, ठीक है, तमिल रामायण लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है कंबड़। इंपॉर्टेंट, तो आप ये भी मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तिरुवल्लुवर, जिन्होंने तिरुकुरल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन in the context of the Vedic age, what does the term निष्क denote? वैदिक काल के संदर्भ में निष्क का क्या अर्थ है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। वैदिक काल, अ टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, आभूषण का एक प्रकार है। अ यूनिटी ऑफ करेंसी, मुद्रा की कोई इकाई है। अ वेपन, एक प्रकार का हथियार है। अ सैक्रिफाइशियल एनिमल, या फिर जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें जो जानवर होता है, जो पशु होता है, जिसकी बलि देनी होती है फाइनली, उसे कहा जाता है। तो निष्क का यहाँ पर मतलब क्या है, क्या इजी इसका मीनिंग होगा? तो निष्क को एंशियंट काल में बहुत अलग अलग नामों से जाना गया है। गुप्ता टाइम पीरियड में ये एक क्वाइन है, पर यहाँ पर वैदिक काल की बात हो रही है, तो वैदिक काल में निष्क का मतलब है एक तरह का एक ऑर्नामेंट है, एक आभूषण है। ठीक है, अ टाइप ऑफ ऑर्नामेंट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? क्या ये आयरन टूल्स और वेपन से जुड़ी है? क्या गोल्ड ऑर्नामेंट से, स्टोन इंस्क्रिप्शन से, या फिर अर्ली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री? इसका आंसर देने के लिए आसान है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये मेगालिथिक कल्चर क्या होता है। एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है जब साउथ में आपको बड़े बड़े पत्थर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, उसका क्या रीजन है, ये करेक्ट रीजन तो आज तक समझ में नहीं आ पाया, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है। फिलहाल यहाँ पूछा गया है मेगालिथिक कल्चर जो है साउथ इंडिया का, उसको प्राइमरली हम किससे कनेक्ट करते हैं, वो क्या चीज है? क्या वो वहां पे लोहे के टूल्स और वेपन्स मिले हैं, यहाँ पर स्वर्ण आभूषण मिले हैं, यहाँ पर पत्थर के शिलालेख लिखे गए हैं, या अर्ली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं कि साउथ के जो मेगालिथिक कल्चर है वो मेनली क्या है, आयरन टूल्स और वेपन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बहुत सारा जो डेवलपमेंट है उसमें लोहे का आना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नसादिया सुक्ता इन ऋग्वेदा डील्स विद विच फिलोसॉफिकल थीम? ऋग्वेद में नासदीय सूक्त किस दार्शनिक विषय से संबंधित है? एक बात तो श्योर है कि मैंने क्वेश्चंस थोड़े से टफ रखने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो नसादिया सुक्ता होता क्या है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कहा जाता है। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, यज्ञ और अनुष्ठान को। ड्यूटीज ऑफ किंग्स, राजाओं के कर्तव्यों को, या फिर मेडिटेशन एंड योगा, ध्यान और योगे को। इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें नसादिया सूक्त से ही मिलता है। ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसका क्या मीनिंग हो गया है कि सबसे पहले सृष्टि से पहले क्या होता था, क्या सिचुएशन थी, वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन की गई है। इसमें एकम का विचार दिया गया है। एकम का मतलब होता है एक सर्वोच्च शक्ति या सिद्धांत। ठीक है, नसादिया सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे श्लोक मेंशन किए गए जिसका मतलब होता था ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको नसादिया सूक्त या नास्तिया सूक्ता में मिलेगी। सूक्त का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना, ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या सूक्त का मतलब होता है हिंदी में, मेरा एकदम जुबान पर है बट आ नहीं रहा है वो शब्द, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में मदद करके बताइए क्या था वो शब्द। Which ruler is mentioned in the Hanti Gufa inscription for his military achievement?
हाथी गुफा शिलालेख में अपने सैन्य कारनामों के लिए किस शासक का उल्लेख है? खारवेला का, बिंदुसारा का, समुद्रगुप्ता का या अशोका का? अब यहाँ पर हाथी गुफा शिलालेख बताया गया है। हाथी गुफा शिलालेख लिखवाने वाले राजा थे किंग खारवेला। ठीक है, किंग खारवेला, ये तो बिल्कुल सही आंसर हमें मिल गया। ये सही आंसर है खारवेला। ठीक है, अब ये देखते हैं बाकी के जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो कौन है, और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ऐसा क्या खास है कि इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। यहाँ पर एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि उदयगिरी हिल्स पर, भुवनेश्वर के पास में कुछ ऊंची ऊंचाई पर उदयगिरी हिल्स है, जहाँ पर ये सिचुएटेड है। हम इसे एलिफेंट केव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस गुफा को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके ये जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, इसके कवि हैं आपके, जो ऑथर हैं वो है आपके खारवेला, जो कि जो इम्पोर्टेंट भुवनेश्वर का एरिया रहा है वो अंडर खारवेला रहा है। ये फेमस किंग है महामेघवर्मना डिनेस्टी के, इनका डिनेस्टी का नाम भी पता होना चाहिए, महामेघवामन। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखने से ऐसे ही होता है, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिखना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है ये आपको नोटिस करना हो तो आप नोटिस कर लीजिएगा। महा, I mean, if you want to write it down, it would be really helpful you. ठीक है, मेघा वामना, इट्स वेरी लॉन्ग नेम बट आई एम स्टिल राइटिंग। महामेघा वामना जो है वो फेमस किंग थे, और ये डिनेस्टी जो है महामेघा वामना की, इसकी डिनेस्टी से खारवेला का जन्म होता है, जो कलिंगा में रूल करते हैं। और कौन सा टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड है आपका फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, इन दोनों में से टाइम पीरियड में से ही है। ओके, और इन्होंने प्राकृतिक का यूज किया है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन को लिखने के, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया। तो इसमें ये सारी चीजें, मिलिट्री कैंपेन के बारे में बात की गई है, पब्लिक वर्क्स जो इन्होंने उस टाइम पीरियड में किया था वो सब मेंशन किया गया है। इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस से भी पता चलता है कि खारवेला जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। बाकी जो आपके रूलर हैं जैसे बिंदुसार है, समुद्रगुप्ता है, अशोका है। समुद्रगुप्ता आपकी गुप्ता डायनेस्टी के बहुत महत्वपूर्ण रूलर है। बिंदुसार और अशोका मौर्यन डायनेस्टी के रूलर हैं। बिंदुसार के बेटे अशोका है। ठीक है, ये हो जाता है बाकी के जो आपके ऑप्शंस है उनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एरीपति एंड देवदान फाउंड इन साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस रेफर टू व्हाट? तो एरीपति वर्ड जो है, एरीपट्टी और देवदान शब्द किससे संबंधित है? क्या ये भूमिदान से संबंधित है? क्या सैन्य अनुदान से संबंधित है? कर छूट भूमिका निभाते हैं, या फिर धार्मिक उत्सव को कहा जाता है एरी पट्टी और देवदान? किसको कहा जाता है? हो सकता है ये क्वेश्चन हमने पहली बार देखा हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में मेंशन करते हैं। एरी पट्टी और देवदान ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, या इसे हम सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, टू सिस्टम्स और टू प्रैक्टिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये ज्यादातर क्या होता है, जो जमीन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एरी पट्टी की अगर मैं बात करूं तो एरी पट्टी का मतलब होता है इरिगेशन। ठीक है, यानी कि सिंचाई के लिए जो जमीन दे दी जाती है, उस तरह के लैंड डोनेशन को कहा जाता है फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, इरिगेशन पर्पस पे दी जाती है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड होती है, ये हर चीज को मेंटेन करती है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इसका यूज होता है स्पेशली जो वाटर बॉडीज होती है उसको रिपेयर करने के लिए, या नीट एंड क्लीन करने के लिए, बाकी के जो इम्पोर्टेंट देखभाल है वो सब करने के लिए। तो एरी पट्टी का मतलब हुआ वो। देवदान का मतलब है कि मंदिरों और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए जो जमीन और जो प्रॉपर्टी दान में दे दी जाती है उसे भी हम लैंड डोनेशन ही कहते हैं। ठीक है, दोनों के बस टर्म्स कंडीशन अलग अलग है। तो एरी पट्टी और देवदान दोनों का आंसर होगा ये। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10, जो अभी की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द उपनिषद आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर? उपनिषद मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के किस पहलू पर केंद्रित है? रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी,
ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्ड या हाइम्स टू डेटी। तो इसका क्या आंसर होगा? बहुत आसान है लेकिन पता नहीं होगा तो गलत कर देंगे। आखिर उपनिषद होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी फिलोसफी पढ़ेंगे, इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, तो उसमें उपनिषद के बारे में मेंशन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें वेदों का जितना भी, जब लास्ट टाइम आ रहा होगा, वेदों का अंत हो रहा होगा, तो उस समय ये इस सारे इंपॉर्टेंट ये वाले पार्ट्स भी मिलेंगे हमें। ये टेक्स्ट क्या है? मेनली स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताएंगे, और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, वेदांत। ओके, सो जिसका अर्थ क्या मतलब होता है कि वेदों का अंत होने वाला है, यानी वेदों का एंड है, क्योंकि ये वैदिक नॉलेज का अल्टीमेट कंक्लूजन था। तो ये जो उपनिषद था इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो उपनिषद का मतलब होता क्या है? उप का मतलब होता है पास, ठीक है? नी का मतलब होता है डाउन, और शाद का मतलब होता है टू सिट। तो यहाँ पास में आके सिर झुका के बैठो, ठीक है? सिर झुकेंगे मतलब इज्जत से झुका कर बैठो, तो इसको हम उपनिषद कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर है उपनिषद मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के किस पहलू पर आधारित है, किससे जुड़े हुए हैं? तो सबसे पहले जुड़े हुए हैं ये फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है? आप जितने भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है, जीवन योनि क्या है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, इस तरह के बहुत सारी फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के जो क्वेश्चंस है वो आपको उपनिषद में इसके आंसर मिलते हैं। आई होप अब आपको ये जो 10 क्वेश्चन है बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे बाकी के इंपॉर्टेंट मैराथन क्वेश्चंस को।